Namaste. I welcome you all in our today's discussion on multiple choice questions, 2 marks questions, case studies pertaining to our subject BFM. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज मेक द यूज ऑफ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेंगे, देन वी विल गो फॉर द ऑप्शंस and then we will go for the discussion on option, that is we will discuss all the options so that we will understand the question correctly and हम सही आंसर को डिराइव कर पाएंगे। इन द मीन टाइम आपको अगर कोई क्वेरी हो, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स के थ्रू, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कर सकते हैं ताकि हम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड कर देंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Using the market factor sensitivity. So sensitivity is the basic issue. Using market factor sensitivity is equal to 10,000. कितना उन्होंने दिया है? Market factor sensitivity is 10,000. Daily volatility is 2.5%. Calculate the daily value at risk. Value at risk को कहते हैं VAR, VAR. So daily value at risk at 99%, that is 1% gap is there. Confidence, how much is the confidence level? Confidence is equal to Z. It is 2.236%. So when we have market factor sensitivity as 10,000, we have daily volatility at 2.5%, we have confidence level of 2.36%, 2.326, and in that case we have to calculate the daily value at risk. So value at risk का फॉर्मूला क्या है? पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला इज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्फिडेंस लेवल। तो इन तीनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वी विल गेट द वैल्यू एट रिस्क। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला because this formula is very important for us from examination point of view. मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, वैल्यू एट रिस्क इज इक्वल टू सेंसिटिविटी इनटू वोलेटिलिटी इनटू कॉन्फिडेंस। तो यह हमारे सेंसिटिविटी कितना है? मार्केट फैक्टर सेंसिटिविटी इज 10,000। 10,000 into 2.5% means 10,000 into 2.5%, that is 0.025 into confidence is 2.326। आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, it comes to 581.50। so what is our value at risk? Value at risk is 581.50। so B is the correct answer for our question. Such type of questions are coming in the examination. So अगर हमें formulas मालूम है, if you know the formula very well, you can reply it immediately. एंड इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो भी फॉर्मूलाज हम डिस्कस करते हैं ट्राई टू रिमेंबर इट, बिकॉज फॉर्मूलाज मालूम होंगे तो हम आंसर कंफर्टेबली कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोर्टफोलियो इज लॉन्ग ऑन इक्विटी। लॉन्ग का मतलब बाइंग। पोर्टफोलियो इज ए लॉन्ग ऑन इक्विटी, that is position A, and short means sell, short on correlated instrument position B. So position A में क्या है? A long on equity, equity में buy है and correlated instrument को हम sell कर रहे हैं। If A gains ₹14, so ये long on equity की जो ट्रांजेक्शन है, जो पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर ₹15 प्रॉफिट है, B के ऊपर हमें ₹13 लॉस एंड लॉस ऑफ ₹13 on B. So what percentage of long side movement is offset by the short position? जब हमें लॉन्ग साइड मूवमेंट ऑफसेट बाय शॉर्ट साइड मूवमेंट पोजीशन निकालना पड़ेगा, व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज? सो ऑफसेट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऑफसेट परसेंटेज हम किस तरह से निकालेंगे? लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन divided by gain on long position. So this is a very simple calculation, multiply by 100. So what is the loss on short position? Loss on short position is 13 rupees. Profit on long position is 15 rupees.
So my calculation will be 13 upon 15 into 100 is equal to 86.67%, and same answer is available here. So 86.67% is the answer what we have. So we should, but for that we should know how to calculate the offset percentage. So 13 divided by 15 anybody can do, बट इसके लिए हमें ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ऑफसेट कैन बी डन बाय वे ऑफ लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन डिवाइडेड बाय गेन ऑन लॉन्ग पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 100. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following roles and responsibilities are associated with the risk management committee? Layman's language में risk management committee के क्या रोल है, उनकी क्या responsibilities हैं. So they have given us 4 statements and हमें इसमें देखना पड़ेगा कौन से statements हमारे सही है. So ensuring robustness in a risk model measurement and reporting process, this is the correct statement. बिकॉज कमिटी का, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का मेन तो यही पर्पस है, उनको जो रिस्क मॉडल मेजरमेंट जो करती है उसका रोबस्टनेस इंश्योर करना चाहिए. साथ साथ रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो भी बिल्कुल रोबस्ट होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड इज reviewing and setting prudential limits periodically. This is also a correct statement because रेगुलर बेसिस पे उनको अपनी कमिटी में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो होगी या मॉडल्स होंगे उसको रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि एज पर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस उनको लिमिट्स जो है वो प्रूडेंशियली सेट करना पड़ेगा. उसमें अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो चेंज करना पड़ेगा. So this statement is also a correct statement. So B is also a correct statement. Approving credit proposals and rating individual borrowers. So credit proposal approval करना ये risk management committee की responsibility नहीं है, duty नहीं है. So approving individual credit proposal is not listed as its responsibility. So C is not the correct statement. Ensuring that credit risk management processes conforms to policy. अगेन दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं दिस इज एज पर द पॉलिसी फ्रेम बाय द बैंक. सो डी इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो अगर हम चारों स्टेटमेंट देखते हैं तो ए, बी एंड डी आर माई करेक्ट स्टेटमेंट. So B is the correct answer for our question. So B is the correct answer. Now let us go for our next question. What are the 4 key parameters typically used in credit rating process? Credit rating process में कौन से 4 key parameters यूज किए जाते हैं? Demographic, saving, market share and risk appetite, financials, management, industry and business parameters, then liquidity, culture, staffing, debt income ratio, investment horizon, CSR record, credit card usage and product lapsing. हमें क्या चाहिए? क्रेडिट रेटिंग करना है. क्रेडिट रेटिंग के लिए कौन से की पैरामीटर्स होने चाहिए? एक तो पहले फिनेंशियल पैरामीटर्स होने चाहिए, मैनेजमेंट के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, इंडस्ट्री एंड बिजनेस पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वी विल हैव correct position of our industry or correct credit rating will be available for the case what we are handling. So B is the correct answer for this question. Next question. Which credit model is actuarially based, estimating default probabilities and loss contribution distributions, making it ideal for banks adopting for FIRB or AIRB. What does it mean FIRB? FIRB is a new word for us. So FIRB का मतलब है Foundation Internal Rating Based Approach. FIRB means Foundation Internal Rating Based Approach and AIRB means Advanced Internal Rating Based Approach. Sometimes they may ask you for the long form for FIRB or AIRB also. So what is the first
First is credit risk. Credit risk plus uses the actuarial tools to model portfolio-wide losses and supporters advanced IRB approaches. So credit risk plus is the correct statement for for the credit model, which is actuarially based estimating default probabilities and loss distribution. उनके लिए क्रेडिट रिस्क प्लस जो है या क्रेडिट रिस्क जो है, that is the important thing. Then what about second one? Credit matrix is not the correct answer because it is a migration based and not actuarial. So ये हमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा. Credit matrix is migration based है. So that is the reason it is not forming the part of actuarial based credit model. Then what is the Z score? Z score is a ratio driven and not a fit for IRB level modeling. It is a ratio driven. Whereas हमें क्या चाहिए? We wish to know the default probabilities and loss distribution. So again, this is not the correct answer. And Monte Carlo simulator, it is again the incorrect technique for this question. Monte Carlo is a technique and it not a name credit risk model for banking compliance. So it is not applicable to banking companies. So D is not the correct answer. So as we discuss individually, A is the correct answer for our question. Next question. Evaluate the following statements regarding traditional securitization. ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटाइजेशन है उसके लिए जो 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, 3 स्टेटमेंट्स जो दिए हैं, उसको इवेल्युएट करना है. हाउ कैन वी इवेल्युएट इट? द ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज यूज stratified trenches with varying level of credit risk. What is this statement? So traditional securitization uses stratified trenches. 3 अलग अलग तरह के trenches यूज करते हैं विथ वेरिंग लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क. जैसे जैसे क्रेडिट रिस्क की लेवल चेंज हो जाती है, दे आर यूजिंग द डिफरेंट ट्रेंचेस, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट लेवल्स. That is the reason this is the correct statement because it is a traditional securitization. So the traditional model uses trenches with different credit risks such as mezzanine हो या senior हो, जिस तरह से वो अलग अलग या subordinated हो, अलग अलग तरह की level of credit risk are there. The second statement is senior or subordinated debt structure operates identically to trench securitization model is not the correct statement. They are not traded or they are not operated identically. The key, what is the key difference between these two? For what is the difference between what is the difference for senior debt and subordinated debt in this model? The key difference is the loss absorbing mechanism of junior tranches and not just priority of rights. So this is not the correct statement. Third is junior tranche is a securitization structure helps shield senior tranches by absorbing losses is also a correct statement. So my first statement is true, second statement is false, and third statement is true. This is the correct answer for my question. So A is the correct answer for our question. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन उसके पहले मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि वी आर ऑफरिंग यू फॉर द CIB, फॉर JIB एंड फॉर प्रमोशनल एग्जाम्स बेस्ट क्वालिटी मटेरियल comprising of recorded video lessons, PDF question banks, case studies videos, and an interactive live classes for you so that you can do your study comfortably for securing good marks in the examination. And all these products are available at a very low price. अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ विजिट आवर साइट एट ns2schoolofbanking.com, जहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. जैसे आपको अवगत है, वी आर प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ गाइडेंसेस फॉर मोर देन 30 ईयर्स एंड जिसकी वजह से 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला. सो अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो
तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ इट। एंड साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। ए बैंक सिक्योरिटाइजिंग ए लोन पोर्टफोलियो, बैंक कोई उनका लोन पोर्टफोलियो सिक्योरिटाइज कर रहे हैं विद द फॉलोइंग कैरेक्टर। इस लोन की जो पोर्टफोलियो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट लोन पोर्टफोलियो। टोटल बुक वैल्यू ऑफ लोन इज 300 करोड़, पोर्टफोलियो 300 करोड़ का है। ऑल लोन्स हैव ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 24 मंथ्स। तो सभी लोन्स की जो ओरिजिनल मैच्योरिटी हुई, जब लोन सैंक्शन किया था तब जो मैच्योरिटी थी वो 24 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए थी, दैट इज इट इज़ फॉर मोर देन 2 years। Bank must comply with minimum retention requirement, that is MRR of RBI guidelines. So RBI ने जो MRR guidelines प्रिस्क्राइब की है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, दैट इज लोन के कितने परसेंटेज का पोर्शन बैंक अपने पास रखेगी एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दी ओरिजिनेटर का मतलब मीन्स जहां एसेट क्रिएट हुआ है। एसेट कहाँ क्रिएट हुआ है, एसेट बैंक में क्रिएट हुआ है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू। सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट द ओरिजिनेटर मस्ट रिटेन अंडर दिस कंडीशंस। तो जहां बैंक का पोर्टफोलियो 300 करोड़ का है, लोन्स की ओरिजिनल मैच्योरिटी वाली 24 महीने से ज़्यादा है, तो इन दैट केस आरबीआई की रिटेंशन रिक्वायरमेंट गाइडलाइन के मुताबिक बैंक को कितना पोर्टफोलियो अपने पास रखना पड़ेगा। सो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, if the original maturity is more than 24 months, they have to maintain the minimum retention requirement at 10%. So how much is the loan portfolio? Loan portfolio is 300 करोड़। अगर उनका 10% वो रखना चाहते हैं तो they have to maintain the share of 30 करोड़ with them. So D is the correct answer. Again, it is simple arithmetical calculation. If you know this formula, you can secure 2 marks comfortably and within very short period of time. Next question. कैलकुलेटिंग टोटल रिटर्न इन टीआरएस। टीआरएस में टोटल रिटर्न कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीआरएस? टोटल रिटर्न स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। टोटल रिटर्न स्वैप, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में टोटल रिटर्न्स कितने मिलेंगे? चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन। A protection buyer. First is a protection buyer enters into a TRS agreement. TRS agreement का मतलब है total return swap agreement. It's a swap agreement. A protection buyer enters into a TRS agreement on rupees 10 crore bond for 1 year. 10 करोड़ का बॉन्ड विथ अ टेन्योर ऑफ 1 year, उसके ऊपर उन्होंने एक टीआरएस एग्रीमेंट एंटर किया हुआ है। ओवर द पीरियड the bond pays a total of rupees 80 lakhs in coupon interest rate. So एक साल में 10 करोड़ के ऊपर कितना कूपन इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट अर्न किया? 80 lakhs रुपीज का इंटरेस्ट अर्न कर दिया। एंड द बॉन्ड अप्रिशिएट्स फ्रॉम रुपीज 10 करोड़ टू 10.5 करोड़ बाय मैच्योरिटी। तो जब उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बॉन्ड की प्राइस जो 10 करोड़ थी जो 10.5 करोड़ हो गई, विच इज अप्रिशिएटेड टू 10.5 करोड़। सो व्हाट इज द टोटल रिटर्न दैट प्रोटेक्शन सेलर ओज टू द प्रोटेक्शन बायर? तो इन दिस केस सेलर का बायर के पास कितना प्रोटेक्शन अमाउंट ट्रांजेक्शन है, प्रोटेक्शन रिटर्न उसने कितना अर्न किया, यू कैन से। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न? He has earned the interest of rupees 80 lakhs during the period. In addition to that, the bond price is increased from 10 crore to 10.5 crore. It means there is a appreciation by rupees 50 lakhs. So how much is the total profit they have earned? They have earned, that is interest of rupees 18 lakhs, that is coupon is 80 lakhs plus capital gain due to during the period increase in the price of the bond is equal to 1.30 crore. So what is our answer? D is the answer for our question. For that purpose only we should know is that how to calculate this. Once you know how to calculate this, you can do it within very few time. So D is the correct answer for our question.
Next question. Return on capital improvement through credit default swap hedge. तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हेज के थ्रू कैपिटल में रिटर्न में किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या हम कर सकते हैं. A bank commits 600 crores but uses a CDS. CDS का मतलब क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. सो बैंक कमिट 600 करोड़, बैंक की कमिटमेंट 600 करोड़ है, लेकिन बैंक में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 400 करोड़ का ही कर दिया. बट यूजेस अ CDS टू हेज 400 करोड़. इट मीन्स अनहेज पोर्शन कितना रह गया? 200 करोड़ इज माई अनहेज पोर्शन. Assume that original capital requirement on unhedged of 600 crores is 10%. So original capital requirement on unhedged capital कितना है? 600 crores, उसके ऊपर 10%, that is assumption. And return on asset कितना मिल रहा है? How much return on asset they are getting? They are getting return on asset at 1.20%. So what is the improvement in return on capital after the hedge is applied? तो जैसे ही ये 400 करोड़ का हेज हम अप्लाई करते हैं उसके बाद रिटर्न में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा समझ लीजिए. अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बैंक ने 600 करोड़ का कमिटमेंट दिया हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 400 करोड़ का ही कर दिया. ओरिजिनल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन अनहेज ऑफ 600 करोड़ जो था, ओरिजिनल पूरा अनहेज था, उसके ऊपर 10% था एंड रिटर्न ऑन एसेट वाज 1.2%. अभी इनको बिकॉज इन्होंने 400 करोड़ का हेजिंग किया है तो हेजिंग करने के बाद रिटर्न ऑन कैपिटल में किस तरह से इंप्रूवमेंट आ गई है. सो नाउ लेट अस गो. पहले प्री हेज कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था? 600 करोड़. तो उसके ऊपर दे हैव टू व्हाट दे आर देन assume original capital requirement on unhedged portion of 600 करोड़ is 10%. तो ओरिजिनल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है 600 करोड़ पे? 600 करोड़ पे हमें 10% मीन्स ओरिजिनल कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी थी 600 करोड़. लेकिन आउट ऑफ दैट उन्होंने कितना का हेजिंग किया? दैट मच रिस्क दे हैव कवर्ड. सो बिकॉज 600 के में से 400 करोड़ उन्होंने हेज कर दिया, अनहेज पोर्शन कितना रह गया? 200 करोड़. अगर अनहेज पोर्शन 200 करोड़ रह गया तो उसके ऊपर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने रह गए? 20 करोड़. बिकॉज इट इज 10%, सो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 20 करोड़ ऑन अनहेज पोर्शन. सो व्हाट इज एंड अभी ये जो 600 करोड़ पे उनको ड्यूरिंग द 10 ईयर कितना नेट इनकम मिला है? दे हैव अर्न एन इनकम ऑफ 1.2%. सो 600 करोड़ पे 1.2% कम्स टू 7.2 करोड़. 7.2 करोड़ आ गया इनकम. तो रिटर्न ऑन ओल्ड कैपिटल में कितना था? पहले इनिशियल स्टेज में 60 करोड़ का कैपिटल उनको रखना था. एट दैट टाइम उनको इनकम कितना था? 7.2 करोड़. तो अगर 7.60 करोड़ का कैपिटल रिक्वायर करके कैपिटल इन्वेस्ट करके दे वेर अर्निंग 7.2 करोड़. इट मीन्स दे वेर अर्निंग अ रिटर्न ऑफ 12% on their capital if the entire amount is unhedged. Okay, प्री हेज कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था? 60 करोड़. 60 करोड़ पे अगर उनको 7.2 करोड़ मिलता है बाय वे ऑफ इनकम देन इट मीन्स देयर 12% रिटर्न्स आर गेटिंग. लेकिन बिकॉज दे हैव डन द हेजिंग ऑफ 400 करोड़ उनका अनहेज पोर्शन ओनली 200 करोड़ रह गया. एज अ रिजल्ट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रह गई? 20 करोड़ ओनली. सो नाउ दे इट मीन्स उनको 20 करोड़ कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ऑन दैट दे आर अर्निंग द रिटर्न ऑफ 7.2 करोड़ क्योंकि रिटर्न तो सेम रहना है. तो 2.5 अगर 20 करोड़ पे अगर 7.5 करोड़ इनकम मिलता है सो इट मीन्स 7.2 डिवाइडेड बाय 20 करोड़ नाउ इट कम्स टू 36%. So because of this hedging of 400 crore, their returns are increased from 12%. Their returns are increased from 12% to 36%. So what is the improvement? 36 minus 12 is equal to 24% in increase. So D is the correct answer for this question. So how hedging makes the difference in capital investment? That you have to see.
how it makes an improvement in return on capital if you are doing the hedging. So this is the classic example of this exam point of view. It is very important for you. So D is the correct answer. Let us go for our next question. How is a securitization transaction treated as an NPA? Securitization transaction में कब NPA मानी जाती है या सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन को NPA कब ट्रीट किया जाता है? If the underlying assets are non-performing for more than 90 days, this is not a correct statement. लेकिन if the liquidity facility amount remains an outstanding for more than 90 days, तब वो हो जाता है. जब liquidity facility amount जो है, if the liquidity facility amount remains outstanding for more than 90 days, at that time the account is considered as NPA. And if the SPV, special purpose vehicle, fails to issue security, is not the correct criteria. And if the originator delays reporting, उसकी वजह से account NPA नहीं हो जाता है. So when only if the liquidity facility amounts, if the liquidity facility amount, liquidity जो करना है उसका पीरियड अगर 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तभी उसको NPA ट्रीट किया जाता है. So B is the correct answer for our question. What is the next question? Which of the following statements about the substandard assets are correct? ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से सब स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सो a substandard asset is one which has remained NPA for more than 12 months is not the correct answer. Substandard asset कौन है? जो asset which is in NPA category for less than or equal to 12 months is called as a substandard asset. So my first statement is not the correct statement. It is a false statement. It is characterized by well-defined credit weakness and that may lead to loss. This is the correct statement because this is the first step of NPA. So it is characterized by a well-defined credit weaknesses that may lead to a loss, that may refer to loss is the correct statement for this question. The current market value of the security is sufficient to cover the dues. This is not the correct statement because market value is not sufficient to ensure full recovery in the account. हमारा पर्पस क्या है? A full amount recovery होना है. So C is not the correct statement and substandard classification applies to assets that have been NPA for 12 months or less. So again, this is the correct statement. So fourth statement is the correct statement. So what are the statements that are correct? First statement is incorrect. Second statement is correct. Third statement is incorrect and fourth statement is correct. It means 2 and 4 only are my correct statements. So B is our answer for this question. Now we are coming to the next question. On what basis should bank makes provision on NPA? NPA में बैंक कौन से बेसिस पे प्रोविजन करती है? Based on the borrower's credit score, based on the type of loan sanction, based on the asset classification and the value of security, based on the bank's internal audit cycle. तो जब बैंक को एनपीए की प्रोविजन करना है, फर्स्ट क्राइटेरिया बैंक देखती है कि कौन से कैटेगरी में एसेट क्लासिफाई हो रहा है, वेदर इट इज अ स्टैंडर्ड एसेट, whether it is a substandard asset, whether it is a doubtful asset or it is a loss asset. And after that, they take into consideration the value of security. And after considering these both things, bank provision करती है. So C is the correct answer for this question. भले बोरोर का क्रेडिट स्कोर कितना हो या कौन से टाइप का लोन सैंक्शन किया है या इंटरनल ऑडिट साइकिल क्या है, उसके ऊपर प्रोविजन से कोई भी ताल्लुकत नहीं है. दीज आर इररिलेवेंट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस
question point of view. Now we'll see what explanation they have given. Credit score is not the basis of provisioning. We have already told you. Loan type may influence risk but not provisionally directly. Same, and audit cycle are unrelated to the provisioning norms. So this is C is the correct statement for this question. अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि CIB के सभी क्वेश्चंस के लिए हमने 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं, आपको प्रोवाइड किए हैं. एंड दिस क्वेश्चंस पेपर आर अवेलेबल फॉर फ्री, दे आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन, and you can do the practice, you can solve these questions on real time basis, and this facility is available to you at our jibcibonline.com site. आप अगर यहाँ विजिट करेंगे तो आप सभी तरह से क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए ताकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी. इसकी वजह से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. एंड बिकॉज इट इज़ रियल टाइम प्रैक्टिस, आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो भी पता चल जाएगी. So that is the reason it's my humble request for you to solve the maximum question papers. And साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग जो एग्जाम को अपियर कर रहे हैं उन्हीं को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. Now we will go for next question. A teaser rate housing loan of 300 crore has completed 1 year post reset and remains standard. What is the provision? कितने का लोन है? 300 करोड़ का लोन है. ए टीजर रेट हाउसिंग लोन ऑफ 300 करोड़. सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीजर रेट हाउसिंग लोन. टीजर रेट लोन is a home loan that offers an initial low interest rate for a limited period and after which the rate resets to a higher floating rate. So teaser rate हाउसिंग लोन का मतलब क्या है? इनिशियल कुछ पीरियड के लिए, इनिशियल पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एंड आफ्टर दैट पीरियड इज ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट रीसेट किया जाता है विद द नॉर्मल सी लेवल. सो ए टीजर रेट हाउसिंग लोन जो 300 करोड़ है विच हैज कंप्लीटेड 1 ईयर पोस्ट रीसेट, तो उनका रीसेट करने के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट रीसेट करने के बाद भी 1 साल कंप्लीट हो गया है. सो नाउ एंड आफ्टर वन ईयर ऑल्सो द अकाउंट इज इन स्टैंडर्ड कैटेगरी. तो जब हमें प्रोविजन करनी है तो स्टैंडर्ड अकाउंट के हिसाब से ही प्रोविजन करना पड़ेगा. So what will be the provision for this? The provision will be 0.40% on the standard assets. If the provision is 0.40%, 300 करोड़ के 0.40% कितना होगा? Please do the calculation. It comes to 1.20 crores. So my correct answer will be 1.2 crores. B is the correct answer. हमें कुछ करना नहीं है, जितना 300 करोड़ का जो हाउसिंग लोन है उसके ऊपर required provision of 0.40% calculate करना है. So that is the reason my answer is 1.20. So now let us go for our next question. A loan account has an overdue of 45 days. लोन अकाउंट 45 दिन से ओवरड्यू है. अंडर द प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क हाउ शुड इट बी क्लासिफाइड? उसको हम कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे? Whether it is in SMA 0, whether it is in SMA 1, SMA 2 और NPA. कैसे करेंगे कि SMA 0, इसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए what is the meaning of SMA 0. अगर SMA 0 का मतलब है अगर कोई लोन अकाउंट 1 दिन से 30 दिन के अंदर अगर ओवरड्यू हो जाता है then it is known as the SMA 0. सेकंड कैटेगरी इज SMA 1. जो लोन अकाउंट हमारा 31 दिन से 60 दिन के पीरियड पे ओवरड्यू है विच इज नोन एज SMA 1. एंड जो लोन अकाउंट हमारा 61 डेज ऑनवर्ड्स, 61 दिन से 90 दिन तक के पीरियड के लिए अगर ओवरड्यू है तो उसको हम SMA 2 में क्लासीफाई करते हैं. एंड कोई भी अकाउंट अगर 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाएगा इट विल बी क्लासीफाइड एज NPA.
तो यहाँ this is overdue for 45 days. So 45 days is classified in the 45 days is classified in this category of 31 to 60 days, and that is the reason the correct answer for this question is SMA1. So B is the correct answer for our question. What type of standards are pre what type of standards are pre-bullet in future contracts? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन सी स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी बिल्ट इन रहती हैं, एग्जिस्टिंग रहती हैं. सो कस्टमाइज टर्म्स बिटवीन पार्टीज, वो कस्टमाइज टर्म्स बिटवीन द पार्टीज जो है दे आर मेड इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट इन फ्यूचर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. हमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में भी रखना पड़ेगा. Customization is a future of a forward contract and it is not the future of the future contracts. So my A is not the correct statement. Standardized size and maturity set up by the exchange is the correct one because they are traded on the exchange. So size will be standardized, maturities will also be standardized. तो आपको वही जो अवेलेबल मैच्योरिटीज है उसी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करना पड़ेगा. सो दिस इज द ओरिजिनल आंसर एंड रिफ्लेक्ट्स द स्टैंडर्डाइज्ड नेचर ऑफ फ्यूचर. सो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. फ्लेक्सिबल डिलीवरी शेड्यूल्स, डिलीवरी इज मिनिमम. फ्यूचर्स में नॉर्मली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ डिलीवरी बहुत कम रहता है एंड इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल इन फ्यूचर. एंड नेगोशिएटेड इंटरेस्ट रेट्स, so interest rates are not a defining feature of future contract. तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. This statement may come in true or false. So interest rates are not a defining feature of a future contract. So D is also not the correct statement. So B is my correct statement. So B will be our answer for this question. What is the next question? Which of the following statements correctly describe the concept of interest arbitrage and currency swap? ये जो चार स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं इसमें से इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एंड करेंसी स्वैप के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली डिस्क्राइब, कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमें ढूंढना पड़ेगा. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? Interest arbitrage through swap is possible only when one currency is not fully convertible. So जो करेंसीज रहेगी उसमें अगर एक करेंसी हमारी फुली कन्वर्टेबल नहीं है then only interest arbitrage through swap is possible. This is the correct statement. So first statement is our correct statement. The arbitrage exists only when one currency is not fully convertible. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. There is no arbitrage opportunity between fully convertible currencies due to interest rate parity. Yes, this is again the contrary to the statement one. हमने फर्स्ट में क्या बोला था कि arbitrage exists only when one currency is not fully convertible. तो अगर यह दोनों कन्वर्टेबल करेंसीज हैं तो देर इज नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बिटवीन फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज ड्यू टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. Between free currencies, that is between free currencies, forward rates reflect interest differentials and eliminating arbitrage. दोनों का इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो इसके लिए वहाँ आर्बिट्रेज की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है. Then currency swaps involve actual or notional exchange of funds is the correct statement. And currency swaps are the most common form of swaps used in treasury operations. May it is used only for short term. And short term funding swaps are more common in treasury than the currency swaps. So fourth statement is not the correct statement. So only 1, 2 and 3 are the correct statement. So A is my answer for this question. Next question.
What is the typical maturities for treasury bills issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं उसकी नॉर्मल मैच्योरिटी क्या रहती है? जैसे आपको अवगत है, नॉर्मल मैच्योरिटी जो ट्रेजरी बिल्स की रहती है इट इज़ ऑफ 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। बिकॉज जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ट्रेजरी बिल्स का ड्यूरेशन यही टेन्योर पर रहता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ तो हमें ये पर्टिकुलर नंबर्स ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो देर इज नो नीड फॉर मी टू डिस्कस ऑल अदर स्टेटमेंट्स बिकॉज इट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum settlement period for primary issuance of commercial papers and NCDs? जब कमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडीज इशू किए जाते हैं तब उनका मैक्सिमम सेटलमेंट पीरियड कितना है फॉर प्राइमरी इशुएंस? प्राइमरी इशुएंस इज मोर इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट ट्रेडिंग, इट इज प्राइमरी इशुएंस। जब होता है फर्स्ट टाइम जब इशू करते हैं तब तब उनका मैक्सिमम सेटलमेंट पीरियड जो है इट इज T+4 वर्किंग डे। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लीज यू कीप इट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। So T+4 working days is the maximum settlement period for a period issuance of commercial papers and NCDs. So C is the correct answer for our questions. And again I am telling you this is purely objective question. No need for us to discuss the other options. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम आपके लिए CIB हो या JIB हो या आपके प्रमोशनल एग्जाम्स हो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करते हैं, या आपको क्वेश्चन बैंक हो या केस स्टडीज या इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट एट nstourschoolofbanking.com ताकि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इफ़ यू विश टू गो फॉर दैट डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड बिकॉज हम वी आर इन दिस लाइन ऑफ प्रोफेशन फॉर लास्ट 30 years and because of our guidance more than 10 lakh students are benefited. सो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ आप साइट पे विजिट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं उन्हीं को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements correctly describe the features of certificate of deposit issuance and structure? So जब हम CD इशू करते हैं तो उस CD का क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये हमें बताना है फ्रॉम दिस 4 स्टेटमेंट। सो कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? सीडीज कैन बी इशूड, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सीडी जो है द सीडीज आर इशूड ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। The minimum denomination value of the CD is 5 lakhs and subsequently in multiples of rupees 5 lakhs only. So CD can be issued in physical and dematerialized form. The minimum tenure of the CD is 7 days and the CDs may carry fixed or floating interest rate. This is not the correct statement because CDs को हम physical form में issue नहीं करते हैं। CDs must be issued in a dematerialized form, correct है। The minimum denomination is 1 lakh. Again this is not the correct statement because मैंने already आपको बताया minimum denomination it should be of 5 lakhs. So again this is not the correct statement. So CDs must be issued in a dematerialized form. Yes, this is the correct statement. The minimum denomination is rupees 5 lakhs is also a correct statement. CDs may be issued at a discount or on a fixed or floating rate basis. Yes, they can be issued either at a discount
or on a fixed or floating rate basis. So this entire statement is the correct statement. CDs can be issued in not any denomination is not the correct statement, because वो 5 साल 5 लाख में ही कम से कम denomination होना चाहिए, and आगे भी in multiples of 5 lakhs only. So D is also not the correct statement. So B is the correct answer. Sorry, C is the correct answer for this question. Now let us go for next question. If bank places 200 crores in SDF for 2 days due to an unscheduled holiday and SDF rate is 5.15%, what is the total interest earned? So बैंक के पास 200 करोड़ के एक्सेस फंड्स पड़े थे. अनशेड्यूल हॉलीडे, सडनली हॉलीडे डिक्लेयर होने की वजह से बैंक ने वो जो 200 करोड़ थे वो 2 दिन के लिए इन्वेस्ट कर दिए. किस में इन्वेस्ट कर दिए? एच ने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच का मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच मीन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. तो अगर वो 2 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 2 दिन का बैच मिल जाएगा. वेरी सिंपल. 200 crores into 5.15%, that is 0.0515 into 2 days divided by 365. So if you do this calculation, देखिए same way, 200 crores into 0.0515 into 2 divided by 65, 2 divided by 365. So during that holiday period, bank will earn 56.44 lakhs crore by way of interest at 5.15%. So this is the correct answer. A is the correct answer for this. See here it is very simple. Anybody can calculate. बट उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर एच में इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Determine the validity of the following statements related to time zone effect and market hours in global forex operations. जैसे हमने देखा है कि फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली ऑन इन डिफरेंट कंट्रीज डील हो जाते हैं, डील किए जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम जोन, डिफरेंट टाइम जोन्स, दे आर ट्रेडेड as per different time, as per our timings, they are traded at different times. So what is the correct statement for this? The Indian and Middle East markets begin operations before the closing of Hong Kong and Singapore market. क्या कह रहे हैं? इंडियन एंड मिडल ईस्ट मार्केट जो है वो हांगकांग एंड सिंगापुर क्लोज होने के पहले अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. जिसको जोग्राफिकल सिचुएशन मालूम है वर्ल्ड की, दे कैन वेरी वेल से दैट बिकॉज हांगकांग एंड सिंगापुर आर टू आवर ईस्ट, उनका मार्केट अर्ली इनिशिएट होता है, अर्ली स्टार्ट हो जाता है. लेकिन इंडिया का और मिडल ईस्ट मार्केट, इंडियन एंड मिडल ईस्ट मार्केट स्टार्ट उनके क्लोजिंग के पहले स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. What is the second statement? The forex market closes during weekends in all global centers including Dubai. Why they are specifically telling it as Dubai? एक तो हमें मालूम है पूरे दुनिया में सभी फॉरेक्स मार्केट वीकेंड्स को बंद होते हैं. वीकेंड मीन्स सैटरडे एंड संडे. तो इंडिया में भी सैटरडे संडे को फॉरेक्स मार्केट बंद रहता है. एंड अर्लियर दुबई में दे वर वर्किंग बट नाउ दे आर क्लोज. So previously Dubai operates on weekends, but now it is aligned with the Monday to Friday global norm. ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the global norm for trading in forex market? So Monday to Friday is the global norm from weekly days, working days. So this statement is also a correct statement. So the New York market begins. New York market means America, US market. The New York market begins before the Indian market closes for the day. तो इंडियन मार्केट क्लोज होने के पहले न्यूयॉर्क मार्केट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर टू आवर वेस्ट. सो अगेन दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज जब हमारे यहाँ इवनिंग होती है, आफ्टरनून होती है,
उसके पहले वहाँ मॉर्निंग जो मार्केट का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है. सो हियर statement number 1, statement number 2 and statement number 3 all are correct. So C is my correct answer, and that is the reason it is said that forex market is open for the entire day. Because those who are to the east, that is Australia ho या Hong Kong हो, Singapore हो, they work in the morning. Then India and Middle East work. Then Europe start. Then Europe के बाद US start. And जब US खत्म होने की बात आती है तब तक ऑस्ट्रेलिया का मार्केट स्टार्ट हो जाता है. So that is the reason C is the correct answer for our question. Next question. What kind of fiscal policy? What kind of fiscal policy can lead to a stronger economic growth and currency appreciation? कौन सी फिजिकल पॉलिसी में इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग होगा एंड करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रांग होगी, उसका एप्रिसिएशन होगा. A contradictory policy with increased taxes, a neutral policy that keeps public spending constant, a balanced fiscal policy with reduced capital investment, and expansionary fiscal policy such as reducing taxes. हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ करना पड़ेगा, इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, साइज ऑफ इकोनॉमी शुड ग्रो. एंड व्हेन विल इट गो, व्हेन वी हैव द एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, such as reducing taxes. So one of the measure for adopting this expansionary fiscal policy is reducing the taxes. Because अगर हम taxes कम करते हैं then people tend to buy more, because people will, it has two-way impact. एक तो उनके पास disposable income बढ़ जाएगा, they can use it. In addition to that, goods will be available at comparatively cheaper rate. As a result, there will be more and more demand, which will help in expansion of the economy. So that is the reason D is the correct statement. Now we will see why A, B, C are not correct. A contradictory policy with increased taxes, it is exactly opposite to D. इसके लिए वो सही नहीं होगा. जैसे मैंने आपको बताया, increased taxes generally reduces spending and slow growth, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम अवेलेबल होगा एंड गुड्स विल आल्सो अवेलेबल एट अ लिटिल बिट हायर कॉस्ट. तो इसके लिए स्पेंडिंग लोगों का कम, मीन्स स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी. इन न्यूट्रल पॉलिसी से इट विल नॉट एक्टिवेट द स्टिमुलेट ग्रोथ. लोगों को कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन चाहिए, कुछ नहीं होगा तो people will not be tempted to go for that. As a result, economy will remain stagnant. A balanced fiscal policy, it reduce investment, can lower the growth prospects. So जब अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी विल नॉट ग्रो and economy will remain constant, or there will be growth prospects will get reduced. So D is the correct answer for our question. Next question. Spot USD JPY rate is 149.70. What is the rate for USD to JPY? Is equal to 1 USD is equal to how many JPY are there? 149.70. 6 months forward quoted at a discount of 0.8800. कितना डिस्काउंट उन्होंने कोट किया हुआ है 6 महीने के लिए? 0.8800. So what is the JPY forward rate and what position is the JPY in? क्या होगा उनका JPY forward rate कितना होगा? USD discount is 0.8800. When USD is at a discount, when JPY shall be at a premium, because this is, अगर USD discount है इसका मतलब JPY premium पे है. So what will be the forward rate? What will be the forward rate? 149.70 minus 8 minus premium कितना है? What is the premium for 6 months? 0.8800. So 149.70 minus 0.88 is equal to 148.8200 is the forward rate for 6 months. So what is the correct answer?
148.82. वेरी सिंपल, ये हमने पहले भी देखा हुआ है. व्हेन देयर इज अ डिस्काउंट, you have to deduct it because they already told that there is a discount. You have to deduct it. It is a premium. You have to add it. Next question about the value date. Value date means you have to execute the transaction on that specific date. Which of the following statements are true about the concept of value date in foreign exchange? फॉरेन एक्सचेंज में जो वैल्यू डेट का कंसेप्ट है, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्टली, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? जैसे मैंने आपको बताया था, वैल्यू डेट मीन्स दैट ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन दैट स्पेसिफिक डेट. उसका इफेक्ट उस स्पेसिफिक डेट जो मेंशन डेट है उस दिन किया जाएगा. सो वैल्यू डेट रेफर्स टू द इफेक्टिव डेट ऑफ फंड ट्रांसफर or when interest may start accruing. Yes, this is the correct statement because it means value date is the date when payment becomes effective and interest if applicable begins. जैसे मैंने आपको बताया, it is the specific date जिस दिन हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फंड ट्रांसफर जो है उस दिन होनी चाहिए. इट मीन्स इट इज अ वैल्यू डेट. TT based payment. TT based payments, both centers usually share the same value date to ensure neither party is gain or loss in interest. TT based payment में तो दोनों सेंटर्स जो है नॉर्मली सेम वैल्यू डेट शेयर करते हैं. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. TT payments are designed so value dates align at both centers. Third statement. What is the third statement? When settlement timing differs between centers, दो centers में अगर settlement timing अलग अलग है, compensation is not required under normal market rules. Yes, it is because, क्यों नहीं है? Because it is already included in the pricing. So जब settlement timing अलग अलग रहेगा, तो जब बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टाइमिंग उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्राइसिंग. सो दैट इज द रीजन दिस स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. if there is a lag, compensation is required usually in the form of interest, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. And value date can be adjusted by mutual agreement to compensate for delay related funding gaps is the correct statement. So my first statement, my second statement and fourth statement is the correct one. So first statement, second statement and third is false and fourth is true. So B is the correct answer for our question. Next question. Now we have to go for match the following. Match the foreign exchange risk type with their core characteristics in group A and group B. इसमें ग्रुप में उन्होंने क्या दिया हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज में जो रिस्क है वो दिया है. दिस इज द रिस्क टाइप एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट. सो हमें ये ढूंढना पड़ेगा. तो फॉरेन एक्सचेंज में देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड इज लिक्विडिटी रिस्क, थर्ड इज एक्सचेंज रिस्क एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हमें 4 में से 2 स्टेटमेंट भी मालूम है, वी कैन आंसर इट. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिस्क? अराइज फ्रॉम मिसमैच इन मैच्योरिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, arises from human error, system failure or lack of internal contracts, arise from fluctuation in currency value affecting returns, and arises from mismatches in forward purchase and sales. So operational risk का क्या है? It is because of the system failure हो या human error हो. So for A, 2 is my correct option. So A के लिए 2 correct option का है. See, this is the only answer for this. If A against A के साथ 2 अगर मेरा correct statement है, if I am confident with that, then I got my answer. Because A2 is option given only in one of probability.
So A2 is the correct statement. Now we will go for the next statement. Liquidity risk. What is the meaning of liquidity risk? Liquidity risk arises when there is a mismatch between maturity of assets and liabilities. तभी तो हमें liquidity issue आ जाता है. When there is a mismatch, ALM position हमारी mismatch हो जाती है, तभी हमें liquidity situation आ जाती है. So B के लिए 1 is the correct statement. So again this is the correct. Now for C, exchange risk, we have two options. Arises from fluctuation in currency values affecting returns and arises from mismatches in forward purchase and sales rate. सो फॉर एक्सचेंज रेट अगर हम देखते हैं तो एक्सचेंज रिस्क कब आ जाएगा कि अगर फॉरवर्ड परचेस एंड सेल्स रेट में अगर मिसमैच है अमंग दिस टू because arising from fluctuation in currency values affecting returns among these two. Fourth is among these two. Three for C के लिए this is the correct answer. Exchange risk arises from fluctuation in currency value and interest rate arises from mismatches in forward purchase and sales. सो इसमें जिस तरह से हमें अगर एक या दो स्टेटमेंट भी मालूम है वी विल बी एबल टू आंसर द रिप्लाई. But if you are confident with one statement, then only you can do that. But by a large and on a large scale, अगर हमें दो ऑप्शंस मालूम है तो हम इसका रिप्लाई सही तरह से दे सकते हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि हमने फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज हमने CIB के सभी क्वेश्चन पेपर्स पे हर एक टॉपिक पे हर एक क्वेश्चन पेपर पे 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स CIB साइट पे हमने प्रोवाइड किए हुए. ये क्वेश्चन पेपर्स आप इट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट. वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है एंड इट इज़ ऑन रियल टाइम बेसिस. सो आप रियल टाइम प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए ताकि इसकी वजह से आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका स्पीड बढ़ जाएगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है या एग्ज़ाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है. एंड साथ साथ बिकॉज इट इज़ रियल टाइम प्रैक्टिस आपको आपकी प्रिपरेशन पता चल सकती है. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए. साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग जो एग्जाम को अपियर कर रहे हैं उन्हीं को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे, वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. विद दिस वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर अ डे. लेकिन इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन बिकॉज दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो. इसी के साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी हमारे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, वो भी डिस्कशन का बेनिफिट ले सकते हैं. आप अगर अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे. अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व इट इमीडिएटली. एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.